चलें स्टार्ट कर लेते हैं, ठीक है। देखिए बेटा, ये आपके सामने जो है ना क्वेश्चन नंबर 7 है आपके उसकी क्या कहते हैं, आपकी फाइल का क्वेश्चन नंबर 7 है जो मैंने भेजी थी। इसके अंदर ये एक ट्रायल बैलेंस बनी हुई है। अब इसमें आपने आइडेंटिफाई करना है वो आइटम्स को जो इनकम स्टेटमेंट में आने हैं। अब एक बड़ा मसला इसके अंदर ये आ रहा है कि अगर आप जरा नोट डाउन करें, जो प्रॉब्लम आ रही है वो ये आ रही है, इसने यह लिखा है परचेजेस, इसके बाद लिखा है रेवेन्यू, और दोनों फिगर्स एक ही रो में लिखी हुई हैं। दोनों फिगर्स एक ही रो में लिखी हुई हैं। तो एक सवाल पैदा होता है कि इसमें परचेजेस कौन सा होगा और इसमें रेवेन्यू कौन सा होगा। आप में से कोई आइडिया दे सकता है हम कैसे पहचानेंगे परचेजेस कौन सा सर होगा? जैसे कि सर सर रेवेन्यू ऑर्डर इनकम है जैसे कि एक तो मिनट, दोनों साथ क्रेडिट नहीं बोले। होगी। अनस आप बताएं। उमर। सर जैसे सर जैसे ऑर्डर एनी गुड परचेज एंड रेवेन्यू है ना सर, तो एंड रेवेन्यू मतलब पहले परचेजेस का लिखा हुआ है ना, तो पहले परचेजेस वाला होगा एंड देन रेवेन्यू का होगा। ठीक है, उमर हसन, आप बताएं आप क्या कह रहे हैं। सर ये जो रेवेन्यू है ये इनकम होती है, तो इनकम क्रेडिट साइड पे आती है, तो इसलिए जो रेवेन्यू है वो क्रेडिट साइड पे लिखा हुआ है, और जो परचेजेस है ये एसेट है, तो ये जी, इसलिए शाब एक्सपेंस है, एक्सपेंस है जी। इसमें है। सही बता रहे हैं। देखें, आप लोग हम कैसे पहचानेंगे अगर ट्रायल बैलेंस में कोई इस तरह की कोई सिचुएशन अराइज हो जाती है कि मुझे पता नहीं लग रहा कोई चीज़ इनकम है या कोई चीज़ एक्सपेंस है, एसेट है। तो हमने एक चीज़ सीखी थी, डेड क्लिक। हमने ये सीखा था कि क्रेडिट वो चीज़ें होती हैं जो लाइबिलिटी में फॉल करती हैं, इनकम में फॉल करती हैं या फिर कैपिटल में फॉल करती हैं। वो हमारी चीज़ें क्या होती हैं, क्रेडिट होती हैं। तो ये क्रेडिट साइड पे आइटम आ रहा है। और यहाँ दो चीजें हैं, इनकम और एक्सपेंस। तो जो क्रेडिट साइड वाला आइटम है वो क्या होगा, इनकम में फॉल करेगा। और जो डेबिट साइड वाला आइटम होगा वो किस में फॉल करेगा, एक्सपेंस में फॉल करेगा। मैं एक्सपेंस को येलो कलर से हाईलाइट कर देता हूँ और मैं इनकम को ग्रीन कलर से हाईलाइट कर देता हूँ। ठीक, आगे चलते हैं। इन्वेंट्री एट 1 जनवरी 2012, ये आएगा सर। ये हम लिखते हैं, कॉस्ट ऑफ सेल्स फाइन करके लिखते हैं। उसके बाद अगेन एक मसला पैदा हो जाता है। यहाँ दिया हुआ है रिटर्न इनवर्ड भी, रिटर्न आउटवर्ड भी। कौन सा रिटर्न इनवर्ड है, कौन सा रिटर्न आउटवर्ड है? रिटर्न इनवर्ड जो होता है वो एक्सपेंस की तरह होता है, सेल्स का अपोजिट होता है, यानी सेल्स का कॉन्ट्रा होता है। सेल्स अगर इनकम है तो ये रिटर्न इनवर्ड क्या होगा, सेल्स रिटर्न को कहते हैं, ये आपका एक्सपेंस होगा। तो ये कौन सा वाला होगा मुझे बताएं, 1000 या 500? 1000। 1000। 6000। और जो रिटर्न आउटवर्ड है हमारे पास क्या होगा, 500 होगा। ठीक है, रिटर्न आउटवर्ड। अच्छा जी, आगे चलते हैं। आगे हमें ट्रेड रिसीवेबल दिया हुआ है, ट्रेड पेबल दिया हुआ है। ये तो आईएएस में आते नहीं है। लेकिन मेरा एक सवाल है, ट्रेड रिसीवेबल एसेट है और ट्रेड पेबल लाइबिलिटी है। इनमें से कौन सा हमारा एसेट होगा, कौन सी हमारी लाइबिलिटी होगी, कौन सा अमाउंट होगा एसेट वाला, सर ट्रेड रिसीवेबल? ट्रेड रिसीवेबल एसेट होगा और ट्रेड पेएबल लायबिलिटी होगी। अमाउंट कौन सा वाला आएगा ट्रेड रिसीवेबल वाला, 53,000 या 39,000? 53,000। शाबाश, 53,000। उसके बाद आगे चलते हैं। आगे में दिया है सिंड्राई एक्सपेंसेस। सिंड्राई या सिंड्री एक्सपेंसेस बेसिकली किसी भी चीज के आगे एक्सपेंस का बढ़ा जाए वो तो वैसे ही एक्सपेंस होता है। बाकी इसका मतलब होता है छोटे मोटे एक्सपेंस होते हैं, तो बजाय अलग अलग लिखने के बजाय हम एक साथ लिख देते हैं। जैसे हमने समोसे मंगवाए 100 रुपए के, चाय मंगवाई 200 रुपए की, उसके बाद बिस्किट मंगवाए 200 रुपए के। तो बजाय इनके अलग अलग अकाउंट बनाने के, क्योंकि हैं ही छोटे मोटे खर्चे, हम एक ही अकाउंट बनाते हैं, उसका नाम रख देते हैं रिफ्रेशमेंट या सिंड्री एक्सपेंसेस, और सारे खर्चे उसमें लिख देते हैं। ठीक है। सी फ्रेट ये एक्सपेंस है, ये कैरेज इनवर्ट की तरह होता है। सी फ्रेट जो होता है कैरेज इनवर्ट की तरह होता है। जिस तरह आपका कैरेज इनवर्ट होता है ना, जब आप बाहर से कोई चीज मंगवाते हैं फॉरेन कंट्री से, तो वो या तो शिप के जरिए आएगी या जहाज के जरिए आएगी, जो बाय एयर आएगी या बाय सी आएगी। तो बाय सी जो हम किराया देंगे उसको हम कहते हैं सी फ्रेट। फ्रेट कहते हैं किराए को। बाय एयर मंगवाएंगे तो बाय एयर जो हम किराया देंगे उसको हम एयर फ्रेट देंगे। तो ये कैरेज इनवर्ट की पोजीशन पे आता है, जहां आप कैरेज इनवर्ट लिखते हैं वहीं पे आता है। कस्टम ड्यूटी, ये भी बेसिकली हमारा एक एक्सपेंस होता है। हम गवर्नमेंट को कुछ चार्जेस पे करते हैं। गवर्नमेंट कहती है कि भाई आप बाहर से चीज मंगवा रहे हो, हमारी इकोनॉमी का लॉस है, बाहर से चीज मंगवा रहे हो, हमारी डोमेस्टिक प्रोडक्ट नहीं खरीद रहे, तो कुछ आपको बदले में देना चाहिए। ये बेसिकली गवर्नमेंट इसलिए करती है, डिस्करेज करने के लिए करती है कि लोग जो है डोमेस्टिक प्रोडक्ट ज्यादा बाय करें, इंटरनेशनल प्रोडक्ट्स कम बाय करें, ताकि हमारी इकोनॉमी ज्यादा ग्रो करे। तो इस चीज के लिए गवर्नमेंट क्या करती है, कस्टम ड्यूटी लगाती है जब आप बाहर से चीज बाय करते हैं। तो अमूमन जब हम परचेजेस करते हैं ना, जब हम परचेजेस करते हैं तो परचेज करते वक्त ये दोनों चीजें अराइज होती हैं आपकी, सी फ्रेट, कस्टम ड्यूटी। तो ये कैरेज इनवर्ट की जगह लिखते हैं क्योंकि इसका ताल्लुक है व्हेन एक्सपेंस ऑन परचेजेस पे है इसका ताल्लुक। फर्नीचर आएगा इनकम स्टेटमेंट में, और व्हीकल।
हाँ सर आएगा, नहीं 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 आएगा सर, एस्टेट है ये तो नहीं आएगा। एसेट है, ठीक है, नहीं कुछ एसेट के नाम याद कर लें, ठीक है ना। वैसे अगर हमें आना चाहिए नहीं आना चाहिए, इसके आगे एक्सपेंस कवर्ड हो तो हम लिखेंगे, अगर व्हीकल एक्सपेंस हो तो आएगा। खाली व्हीकल हो तो ये तो फिर कोई एक्सपेंस थोड़ी है, ये तो आपके पास एक रिसोर्स पड़ी हुई है और उसका फायदा आपको लॉन्ग टर्म मिलेगा, ठीक है। ये फिजिकल रिसोर्सेज आपके पास जो पास मौजूद है, ये देख लें, ये सर्विसेज हैं बेसिकली, एक्सपेंस जो होती हैं सर्विसेज होती हैं। आगे चलते हैं, रेंट एंड इंश्योरेंस सर आएगा इनकम स्टेटमेंट में। रेंट एंड इंश्योरेंस को मैं हाईलाइट कर देता हूँ, 18,000। इंटरेस्ट ये सर रिसीव, एक्सपेंस में आएगा। जी इंटरेस्ट रिसीव या सर आएगा। ये आएगा, जी अदर इनकम में आएगा सर। शाबाश। लोन शॉर्ट टर्म जो है ये नहीं आएगा, ये लाइबिलिटी ये नहीं आएगा। बैड डेट्स क्या होता है? बैड डेट भी एसेट एक्सपेंस होता है। एक्सपेंस दो तरह के होते हैं बेटा। एक एक्सपेंस वो होता है जिसमें हम सर्विसेज ले रहे होते हैं और उसके अगेंस्ट पेमेंट करते हैं, जैसे रेंट है, इंश्योरेंस है, वेजेस एंड सैलरीज है, ठीक है, ये कमीशन है, हम लोग सर्विसेज लेते हैं और उसके अगेंस्ट हम पेमेंट करते हैं। और एक एक्सपेंस वो भी होता है जिसमें आप कोई सर्विस नहीं लेते लेकिन आपको लॉस हो रहा होता है, आपके पैसे डूब जाते हैं, आपको पैसे नहीं सर मिलते। ये सर ये बैड डेट वही होता है ना, जैसे कि आपने किसी को प्रोडक्ट सेल करी और उसने आपको पैसे मतलब पैसे नहीं दिए वापस। जी शाबाश, वही है बैड डेट, वही है बैड डेट। बेसिकली आप सही फरमा रहे हैं, डेट से मुराद डेटर है यहाँ पे, डेट से मुराद वो पैसा है जो आपने लोगों से लेना है, और बेड का मतलब जो तो डूब सर ये गया। एक्सपेंस है ना। ठीक है, मैं बता रहा हूँ, देखें बेडेड दो किस्म के होते हैं, एक सॉरी बेडेड नहीं, एक्सपेंस दो किस्म के होते हैं। एक एक्सपेंस वो होता है जिसमें आप पेमेंट करते हैं और उसके अगेंस्ट सर्विसेज लेते हैं, जैसे रेंट हो गया, इंश्योरेंस हो गया, वेजेस एंड सैलरीज हो गया, हीट एंड लाइट हो गया, जो बिजली के बिल होते हैं, इन सब में आप सर्विसेज लेते हैं और उसके अगेंस्ट पेमेंट करते हैं। और एक एक्सपेंस वो होते हैं जिसमें आप सर्विसेज तो नहीं लेते लेकिन आपको लॉस हो रहा होता है, ठीक है। एक्सपेंस उसको भी एक्सपेंस कहते हैं जिसमें आपको लॉस हो रहा हो, जैसे डिस्काउंट अलाउड। डिस्काउंट आउट क्या है कि मैंने सामान बेचा और जब सामान की रिकवरी का टाइम आया तो मैंने कुछ डिस्काउंट दे दिया, मेरा कस्टमर अच्छा था, टाइम पर पे कर रहा था, तो मैंने कहा ठीक है भाई, अगर आप जल्दी पैसे दोगे तो मैं आपको इतने पैसे छोड़ दूंगा। तो आपको 1,000 रुपए लेने थे, आपने 200 छोड़ दिए क्योंकि कस्टमर आपको जल्दी पेमेंट कर रहा था, आपको पैसे जल्दी रिकवर हो रहे थे। तो ये जो 200 आपने छोड़े, इसको हम प्यार से कहते हैं डिस्काउंट अलाउड, ये भी एक्सपेंस है। इसी तरीके से बैड डेट भी एक्सपेंस है। क्या मतलब? मैंने कस्टमर को 1,000 रुपए का सामान बेचा, वो पड़ गया किसी के चक्कर में। लाइफ में इंसान तभी परेशान होता है जब वो किसी के चक्करों में पड़ जाता है, शबाना या शबनम जिंदगी में आ जाती है, तो उसने ठीक ठाक वहां खर्चे कर दिए, एट दी एंड वो चड्डी बनियान पहन के रह गया, मतलब सब कुछ उसका चला गया, सारा माल चला गया, जेब में उसके पास कुछ भी नहीं बचा। तो जब उसके पास जेब में कुछ नहीं बचा तो कोर्ट उसको कर देती है इंसॉल्वेंट। कोर्ट क्या कर देती है? इंसॉल्वेंट, मतलब ये दिवालिया हो चुका है। तो जितने पैसे आपको मिलेंगे वो आप वो ले लें। बैंक करप्ट। बैंक कहते हैं उसको, इंसॉल्वेंसी कहते हैं। जितने पैसे आपको मिलते हैं आप ले लें, बाकी पैसे आपको छोड़ने पड़ेंगे, आप कुछ भी नहीं कर सकते। कोर्ट ने डिक्लेयर कर दिया उसको, कोर्ट ने उसको इंसॉल्वेंट बोल दिया है, कोर्ट ने उसको बोल दिया भाई डिफॉल्ट पे जा चुका है। तो जो पैसे हमें उसको छोड़ने पड़ेंगे, जो पैसे हमें माफ करने पड़ेंगे, ये कहलाएगा बैड डेट कहलाएगा। बैड डेट डिस्काउंट आउट दोनों में पैसे नहीं मिलते। डिस्काउंट आउट में हम छोड़ते हैं और कस्टमर के जल्दी पे करने पे हम छोड़ते हैं। बेड डेट में हमें छोड़ना पड़ता है, हालात ऐसे हो जाते हैं, कोर्ट डिक्लेयर कर देता है उसको इंसॉल्वेंट, तो ये भी एक्सपेंस है, ठीक है। डिस्काउंट रिसीव, जी बेटा, आएगा नहीं आएगा क्या ये चीज? भी ये आएगा सर, इनकम है। सर आएगा, अदर इनकम में आएगा। अदर इनकम में आएगा। वेजेस एंड सैलरीज आएगा, एक्सपेंस है। यस सर सर आएगा, आएगा एक्सपेंस है। एक्सपेंस है आएगा, एक्सपेंस है। बैंक नहीं आएगा, ड्राइंग्स नहीं नहीं आएगा, आएगा सर। कैपिटल नहीं आएगा, ठीक है ना। तो ये हमने आइटम देख लिए। आप इसकी इनकम स्टेटमेंट बना सकते हैं अगर मैं रिकॉर्डिंग सर रोक, यस सर बना जी सकते हैं सर, सर। जी एक्सपेंस है सर। ना। मैं रिकॉर्डिंग रोक देता हूँ, आप इसकी इनकम स्टेटमेंट बनाएं, फिर देखते हैं कि आप क्या मसला कर रहे हैं, क्या ख्याल है। मैं आप जी लोगों सर। को टाइम, एक जी मिनट रिकॉर्डिंग रोकूं, मैं खुद भी बना। साथ तुम मुझे बताओ रेवेन्यू की वैल्यू क्या आ रही थी? 648,500। 648,500। उसके बाद हमारे पास रिटर्न रेट की वैल्यू कितनी आ रही थी? 1,000 आ रहा था, ठीक है। एक बंदा बताए, सात बताएंगे, और ये हो जाएगा 647,500, ऐसे ही है। उसके बाद ओपनिंग इन्वेंट्री की वैल्यू कितनी आ रही थी? सात बेटा, मैं आपको 46,000। 46,000। परचेजेस की वैल्यू कितनी आ रही थी? 474,000। 474,000। और सी फ्रेट, इनका सी फ्रेट कितना आ रहा था? 1,600।
1600 कस्टम ड्यूटी 1800। सर थोड़ा ऊपर स्क्रॉल कीजिएगा, बस सर। अच्छा रिटर्न इनवर्ड बताएं कितना आ रहा था, और रिटर्न आउटवर्ड सॉरी, 500। ये माइनस करेंगे ठीक है बेटा, ये ख्याल कीजिएगा बच्चे प्लस कर देते हैं मसला आ जाता है। क्लोजिंग इन्वेंट्री कितनी आ रही थी? 64600। 64600 मतलब 64600। जब भी कोई चीज माइनस करनी हो ना बेटा आपको, तो या लेस लिखा करें और ब्रैकेट वाली साइन लगाया करें, माइनस की साइन नहीं लगाया करें। अच्छा जी, मुझे बताएं हमारी कॉस्ट ऑफ सेल्स कितनी आ गई टोटल? देखें इन चारों को प्लस करें जो मैंने ब्लू कलर से लिखे हैं, इन सबको प्लस करें। सर मैंने सी फ्रीट और कस्टम ड्यूटी को प्लस करके कैरेज इनवर्ट लिख दिया, उनका नेम नहीं लिखा। यार बेहतर ये है कि इनको अलग अलग करके लिखें, ज़्यादा अच्छा है। वो भी सही है, कोई इशू नहीं है, लेकिन जिस तरह उसने ट्रायल बैलेंस में वर्ड यूज़ किया हम वही यूज़ करें, उसको चेंज नहीं करें। लाइक देखिए मैंने रिटर्न वर्ड इसकी जगह सेल्स रिटर्न नहीं लिखा, लिख सकता हूँ मैं, लेकिन क्या नाम है जो उसने ट्रायल बैलेंस में वर्ड यूज़ किया हम वही रखें, वही नाम लिखें, बेहतर होता है। क्योंकि बाज दफ़ा क्या होता है, इस 1600 पे और 1800 पे अलग अलग मार्क होगा, तो वो मिल नहीं पाएगा आपको। आंसर तो आपका सही होगा लेकिन वो मार्क्स में चला जाएगा। तो है तो ये कैरेज इनवर्ड ही, लेकिन एमएस में इस तरह की मैंने कोई देखा नहीं है, मतलब क्या नाम है कि उससे मिला के कैरेज इनवर्ड लिखा हो उसने। ठीक है, तो बेहतर है कि इसको अलग अलग हम करके लिखें। अच्छा जी, आगे मुझे बताएं कॉस्ट ऑफ सेल्स का टोटल कितना है? 46,000 प्लस 474,000 प्लस 1600 प्लस 1800 माइनस 500 माइनस 64,600। मुझे बता सकते हैं इसका टोटल कितना आया कॉस्ट ऑफ सेल्स का? साथ बेटा, आर यू देयर? 458,300। 458,300, इसको इसमें से माइनस कर देंगे तो हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट आएगा। अच्छा, ग्रॉस प्रॉफिट के लिए ये करना होता है कि जो आपके पास नेट रेवेन्यू आया, ये हमारे पास नेट रेवेन्यू है, मतलब हम फाइनल कॉलम, ये लास्ट कॉलम है, इसी की फिगर्स लेते हैं। तो 647,500 में से हम क्या करेंगे, 458,300 को माइनस कर देंगे। तो बताएं क्या आंसर आया? सर एक सेकंड, मैंने लगा रहा क्लोजिंग 187,000। इन्वेंट्री गलत लिख दी। आपने क्लोजिंग इन्वेंट्री गलत लिखी थी, चेक कर लेते हैं क्लोजिंग इन्वेंट्री जी। कितनी। 64,400। हाँ ये है क्लोजिंग इन्वेंट्री। अच्छा 64,400 है, और हमने कितनी लिखी है? हम 64,600 लिखवाई है तुमने, यार क्या कर रहे हो यार तनी। सर सी फ्री चेक कर लें, मेरा 600 है लिखा हुआ। अच्छा सी फ्रेड भी चेक कर लेता हूँ, सी फ्रेड भी 600 है। ओके बेटा, ठीक है सी फ्रेड 600 है। अच्छा ये मिस्टेक हो गई हमसे, ठीक है। और 64,400, ठीक है। अब बताओ क्या आंसर आया, कॉस्ट ऑफ सेल्स कितनी आई? सर 1,90,000 ग्रोस प्रॉफिट आ रहा है। नहीं, कॉस्ट ऑफ सेल्स कितनी आई मैं ये पूछ रहा हूँ। सर 4,57,500। 4,57,500 आ गया, 500। इसको हम कर देंगे माइनस में, और आपका जो फाइनल आंसर आएगा 1,90,000 आ जाएगा, ठीक है, सही है। जी सर। देखिए पेपर में अगर इस तरह की मिस्टेक हो जाएगी तो क्या होगा, अब सुनिएगा, ये एक इंपॉर्टेंट बात बताऊं जिसके साथ ने मिस्टेक की है। तो पेपर में ये होगा, आपका ये वाला मार्क्स चला जाएगा, ठीक है, ये सी फ्रेड का मार्क्स चला जाएगा, आपकी क्लोजिंग इन्वेंट्री का मार्क्स चला जाएगा, इसका मार्क्स नहीं जाएगा, कॉस्ट ऑफ सेल्स के नहीं जाएगा, क्योंकि कॉस्ट ऑफ सेल्स तो कैरी फॉरवर्ड हुआ है ना, मतलब आपने ये सारी चीजें प्लस माइनस करके ये फिगर लिखी थी। ग्रॉस प्रॉफिट आपने लिखा होगा 189,000, उसका मार्क्स भी नहीं जाएगा, क्योंकि एग्जामिनर को पता है ये फिगर इसलिए गलत हुई है क्योंकि आपकी कॉस्ट ऑफ सेल्स गलत हुई थी। तो आपने जो मिस्टेक की उस मिस्टेक के मार्क्स जाएंगे बस, उस मिस्टेक की वजह से जो दूसरी मिस्टेक हुई उसके मार्क्स नहीं जाएंगे। लाइक आपने इसकी जगह लिखा था 1600, इसकी जगह लिखा था 64,600, तो 2 मार्क्स चले जाएंगे, लेकिन जीपी का मार्क्स भी मिल जाएगा, सॉरी जीपी का मार्क्स भी मिल जाएगा और कॉस्ट ऑफ सेल्स का मार्क्स भी मिल जाएगा। इसीलिए कहते हैं पेपर में जितना आता है इंसान करे, छोड़ के नहीं आए। सर आगे चलते हैं, डिस्काउंट रिसीव जल्दी बताएं कितना आ रहा है डिस्काउंट रिसीव? सर सर डिस्काउंट 1,500। रिसीव्ड है हम 5,500। 5,000, 5,500। ठीक है 5,500 डिस्काउंट रिसीव। साथ आप बताएं,
और अब इंटरेस्ट सर, ये 1200 आपने इंटरेस्ट रिसीव ऐड अदर एक्सपेंसेस लिखा है, ऐड अदर इनकम होगा ना? हाँ यार क्या बात है यार, क्या बात है यार, लेवल है भाई, लोगों की सर नजर है। और 1200 इंटरेस्ट रिसीव्ड 1200 इंटरेस्ट रिसीव हो जाएगा, इन दोनों का टोटल करेंगे ये हो जाएगा 6000। अरे पेपर में लेस और ऐड लिखना जरूरी होता है, जैसे कि आपने बोला लेस एग्जामिनर कहता है दो बातें हैं, या तो लेस का वर्ड लिखो और भले ब्रैकेट के साइन नहीं लगाओ, या फिर ब्रैकेट के साइन लगाओ, क्योंकि एग्जामिनर को कैसे पता चलेगा आप एक चीज माइनस कर रहे हैं प्लस कर रहे हैं? तो एग्जामिनर कहता है आइडेंटिफाई करना जरूरी है, आप एक चीज लेस कर रहे हैं, एक चीज माइनस कर रहे हैं। अब खाली आप 500 लिख कर आ गए तो कैसे पता चलेगा आप माइनस कर रहे हैं प्लस कर रहे हैं? वो इसको थोड़ी देखेगा, वो डाउट का मार्क्स दे देगा आपको, एक अलग बात है, लेकिन वो कहता है जब कोई चीज माइनस होनी है या तो ब्रैकेट का साइन लगाओ या फिर लेस लिखो, बिल्कुल टाइम नहीं मिला तो फिर माइनस की साइन लगा दो खाली, लेकिन करना जरूरी है आपको, दोनों में से कोई एक काम करना है, या लेस लिखो या माइनस की साइन लगाओ। ठीक है, इसके मार्क्स होते हैं बेटा। चलें एक्सपेंसेस पे आते हैं, जल्दी आ जाएं। सेंट्रल एक्सपेंसेस कितने हैं? 16,600 16,600। ठीक है अनस आप बात कर लें, रेंट एंड इंश्योरेंस। मैं बोल रहा हूँ 18,000 बेड डेट्स 900 100 और रेजिडेंट सैलरीज। 76,400 6,500 अरे सर मुझे कहने के लिए कह रहे हैं और लाइटिंग एंड हीटिंग 8,000 8,000। जी जी इसका टोटल करेंगे जी 119,900 आ रहा है सर टोटल इसका 119,900 900 आएगा, इसको माइनस कर देंगे। ठीक है, इसको माइनस करके अब आगे कैसे प्रोसेस करना है, आगे देखें आपने क्या करना है, एक मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर दूं, अच्छा आपको भी नजर आ जाएगा। आगे ये करना है, देखिए ये हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट आया था, ये ग्रॉस प्रॉफिट आया था, ये हमारे पास अदर इनकम आई थी, और ये हमारे पास एक्सपेंसेस आएगी, इन सब का टोटल करेंगे, मतलब 1,90,000 में प्लस करेंगे 6,700 और देन माइनस करेंगे 1,19,000। अगर आंसर माइनस में आ रहा है तो लॉस लिखेंगे, प्लस में आ रहा है तो प्रॉफिट लिखेंगे। अब मुझे बताया आंसर माइनस में आ रहा है प्लस में आ रहा है? 1,90,000 प्लस 6,700 माइनस 1,19,900। जी मेरे ख्याल से प्रॉफिट ही आएगा। 76,800 प्रॉफिट ऑफ द ईयर। प्रॉफिट फॉर द ईयर आ जाएगा 76,800 आ रहा है सर ठीक है, तो ये आपका हो गया इनकम स्टेटमेंट। आई होप कि इनकम स्टेटमेंट अब आपको, मैं इसका पूरा आपको, मैं इसको ज़रा चेंज कर लेता हूँ ताकि आपको पूरा नज़र आ जाए। यार ये इसका व्यू कैसा होगा यार, सर मैंने ये गलती करी थी, इस वजह से मेरा ग्रॉस प्रॉफिट कराता था, मैंने ना रिटर्न आउटवर्ड को माइनस नहीं किया था, प्लस कर दिया था गलती से। ठीक है। देखिए अगर आपने रिटर्न आउटवर्ड को प्लस कर दिया होगा ना तो आपका एक मार्क्स चला जाएगा, बाकी सारे मार्क्स मिलेंगे। अगर ये इनकम स्टेटमेंट 12 मार्क्स की है या 19 मार्क्स की है तो यूर 1 मार्क विल बी डिडक्टेड। इवन जीपी भी आपका गलत होगा, इवन प्रॉफिट भी गलत होगा, लेकिन मार्क्स आपको बाकी सारे मिलेंगे, उसको कहते हैं ऑन फिगर मार्क्स। क्या आपकी जो बाकी मिस्टेक है वो उसी एक की वजह से हुई है। ठीक है, तो पेपर में इन गलतियों के मार्क्स नहीं कटते, अगर आपने कोई फिगर गलत लिख दी तो एक ही मार्क्स चला जाएगा, बाकी सारे मार्क्स मिलेंगे आपको, भले आपकी जीपी चेंज हो, भले आपका प्रॉफिट चेंज हो। अच्छा बेटा अभी ऐसा है, हमने 1 कर लिया, 3 कर लिया, 7 कर लिया, आप लोगों का होमवर्क है, मैं होमवर्क यहाँ लिख देता हूँ। आप लोगों ने क्वेश्चन 2 करना है, 4 करना है, 5 करना है, 8 करना है, इन सब की आईएएस बनानी है। अगर ट्रायल बैलेंस है तो ट्रायल बैलेंस भी बनानी है, ये कल तक करना होगा ताकि कल हम एसओएफपी स्टार्ट कर लें। ठीक है बेटा, यहाँ तक कोई इशू? जी सर। तो क्वेश्चन 2, 4, सर क्वेश्चन वही है सर, सर, वही वो ट्रायल बैलेंस वाले क्वेश्चन हैं ये। नहीं ये ट्रायल बैलेंस वाले क्वेश्चन नहीं है, इनमें ट्रायल बैलेंस पहले बनानी पड़ेगी। आप ट्रायल बैलेंस भी बना लें, अच्छी बात है, प्रैक्टिस हो जाएगी। नहीं सर, वो आपने पहले वो तो बोला था बना